Good morning team. Welcome to the video tutorial of Vixarola LBL2. Today we are going to see this latest Vixarola LBL2 in detail, and I will try to explain you each point mentioned in this LBL, which will help you to understand this LBL in a better way. So let's start. जैसा कि हम aware हैं that VTE is clinically silent in most the early cases. इन काफ़ी सारी स्टडी ने ये सजेस्ट किया है that risk of VTE in acutely ill hospitalized medical patients persist beyond hospital discharge, which means हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी पेशेंट्स में VTE की रिस्क बनी रहती है, and it may become one of the factors of readmission into the hospital and may increase therapy cost as well. एंड इसीलिए स्ट्रोक पेशेंट्स में डीवीटी को प्रिवेंट करने की जरूरत होती है. क्यों? क्योंकि मल्टीपल स्टडीज में रिपोर्ट हुआ है दैट इंसिडेंसेस ऑफ स्ट्रोक कंबाइंड विद डीवीटी रेंजिंग फ्रॉम 22% टू 75%. डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर अवेयर दैट कि डीवीटी की रिस्क हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी बनी रहती है, और खासकर स्ट्रोक पेशेंट में डीवीटी को प्रिवेंट करने की जरूरत होती है. तो उसी को कंटिन्यूएशन में लेते हुए यहाँ पर एक स्टडी को हाईलाइट किया गया है, एंड दिस स्टडी हैज बीन पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड हीमोस्टेसिस 2018. इस स्टडी में 3170 पेशेंट्स जो कि एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज से डायग्नोज थे को एनरोल किया गया था. एंड इस स्टडी में सभी पेशेंट्स को दो आर्म्स में डिवाइड किया गया था, एंड पहले आर्म्स में रिवारोक्साबेन दिया गया एंड सेकेंड आर्म्स में इनॉक्सापेरिन दिया गया. And what the author has reported in the conclusion? They have reported that prolonged rivaroxaban prophylaxis reduces the incidence of VTE in patients hospitalized for acute infectious disease, particularly those involving lungs, as compared with enoxaparin. That means वो पेशेंट्स जहां पर लंग्स का इन्फेक्शन था, उन पेशेंट्स में प्रोलॉन्ग प्रोफाइलैक्सिस रिवारोक्साबेन के साथ रिस्क ऑफ VTE का रिडक्शन पाया गया कंपेयर विद द इनॉक्सापेरिन. फ्रेंड्स, यहां पर एक और स्टडी को हाईलाइट किया गया है जो कि पब्लिश हुई है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2017. इस स्टडी में कंपैरिजन किया गया है रिवारोक्साबेन का एस्प्रिन के साथ एट डिफरेंट डोजेस इधर एज ए ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस. इस स्टडी में टोटल 3365 पेशेंट्स को एनरोल किया गया था, and the primary efficacy outcome was symptomatic recurrent fatal or non-fatal venous thromboembolism, and the principal safety outcome was major bleeding. And what the author has reported in this study? They have reported that the risk of a recurrent event was significantly lower with rivaroxaban. That means रिवारोक्साबेन की डोज, चाहे वो ट्रीटमेंट डोज हो 20 mg और प्रोफाइलैक्सिस डोज हो 10 mg, दोनों के साथ रिस्क ऑफ रिकरेंट इवेंट ऑफ VTE काफी कम रिपोर्ट हुए हैं कंपेयर विद द एस्प्रिन, विदाउट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ब्लीडिंग रिस्क. लेट्स सी इन द कैंसर पेशेंट सिनेरियो. लेट मी ब्रीफ यू अबाउट कैंसर के पेशेंट में VTE का रिस्क कैसे डेवलप होता है. सो कैंसर पेशेंट्स में क्या होता है? कैंसर पेशेंट्स में जो ट्यूमर होता है वो वेन्स को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से वीनस स्टेसिस की कंडीशन डेवलप होती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ वी आर क्लियर दैट कि कैंसर पेशेंट्स में VTE कैसे डेवलप होता है, एंड इट इज रिपोर्टेड दैट कैंसर पेशेंट हैव अ 5 to 7 fold increased risk of developing VTE, which means cancer patients are more prone to develop VTE than non-cancerous patients, and it is estimated approximately 4 to 20% of cancer patients will experience VTE at some stage. उसी को कंटिन्यूएशन में लेते हुए यहां पर हमने एक स्टडी को हाईलाइट किया है जो कि कैंसर एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस में रिवारोक्साबेन के रोल को हाईलाइट करता है. So dear friend, this meta-analysis highlighting the advantage of rivaroxaban over LMWH. What is LMWH? Low molecular weight heparin in cancer-associated thrombosis.
and this study was published in the Clinical and Applied Thrombosis Hemostasis 2021. इस स्टडी में 17 स्टडीज पुट टुगेदर 12,318 पेशेंट्स को एनरोल किया गया था, which assessed at least a VT recurrence or major bleeding episodes as an outcomes. And what the author has reported in this study, they have reported that rivaroxaban was found to be superior to LMWH in cancer associated thrombosis in terms of VTE recurrence, lower mortality, better net clinical benefit without significantly increased risk of major bleeding. That means VT recurrence की रिस्क काफी कम पाई गई थी, मोर्टेलिटी रेट काफी कम पाई गई थी, बेटर नेट क्लिनिकल बेनिफिट पाया गया था विदाउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क ऑफ मेजर ब्लीडिंग. सो रिवरऑक्साबेन के साथ ये सारे एडवांटेज एसोसिएटेड थे. नाउ फ्रेंड्स, यू मस्ट बी कम अक्रॉस जहां पर आपके डॉक्टर ने आपको बोला होगा, आई एम यूजिंग एपिक्सावेन मॉलिक्यूल. इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ रिवरऑक्साबेन मॉलिक्यूल ऑफ योर प्रोडक्ट ओवर द एपिक्सावेन? सो हियर हमने एक स्टडी को हाईलाइट किया है जो कि हाईलाइट करता है कंपैरिजन ऑफ रिवरऑक्साबेन विद द एपिक्सावेन. एंड ये स्टडी पब्लिश हुई है यूरोपियन हार्ट जर्नल कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोथेरेपी 2018. A total number of 8,187 patients were enrolled in this study, and following outcomes were compared between these two drugs, that is risk of all cause mortality, recurrent VTE, and hospitalized bleeding. And what the author has reported in the conclusion, they have reported that no significant differences between rivaroxaban and apixaban, and the same can be seen in the below graph. That means rivaroxaban is as effective as apixaban in terms of risk of all cause mortality, recurrent VTE, and hospitalized bleeding. In this continuation, one more study we have highlighted in the comparison of rivaroxaban with apixaban. Dear friend, another study comparing rivaroxaban with other oral XA agents highlights that in atrial fibrillation patients following exposure to systemic fluconazole, increased bleeding risk was associated with apixaban, whereas with rivaroxaban there was no change in bleeding risk, which means patient जिनको एंटीकोगुलेशन थेरेपी के साथ सिस्टेमिक फ्लूकोनाजोल थेरेपी भी दिया गया था, उन पेशेंट्स में एपिक्सावेन के साथ ब्लीडिंग रिस्क बढ़ी हुई पाई गई, जबकि रिवरऑक्साबेन में कोई भी चेंज नहीं देखा गया ब्लीडिंग रिस्क में. दिस लेटेस्ट स्टडी हाईलाइट्स अ फेवरेबल फीचर ऑफ रिवरऑक्साबेन ओवर एपिक्सावेन. Eliquis Pfizer. Eliquis is an innovator name of this apixaban from the Pfizer. In those patients who could be on a co-therapy of antifungals, which is frequently among cancer patients or other immunocompromised patient. Friends, यहां पर हमने कुछ साइंटिफिक स्टडीज को देख लिया जो कि हमारे रिवरऑक्साबेन के एडवांटेजेस को हाईलाइट करते हैं इन वीटी पेशेंट्स. नाउ हम कुछ रिकमेंडेशंस को भी देखते हैं. देयर आर चांसेस डॉक्टर में आस्क if you are having any recommendation for this rivaroxaban molecule, please share with us. So we are having a recommendation. Now let's see a few recommendations for rivaroxaban. The first is from the American College of Chest Physicians 2021. Rivaroxaban is recommended as treatment phase anticoagulant therapy for the first 3 months for DVT of the leg or PE patients. Second, rivaroxaban is recommended for the initiation and treatment phase of therapy for acute VTE in the setting of cancer. So these two recommendations are there from the American College of Chest Physicians 2021 for DVT or PE patients. We are also having another recommendations from the American Society of Hematology 2020, which mentioned that for the management of DVT or PE, rivaroxaban 10 mg OD is recommended
for the patients who have completed primary treatment and will continue with direct oral anticoagulation. So friends, these two recommendations are there which we can highlight to the doctor. Let's see the last page of this LBL. Dear friends, we are already aware that Vixarola can be prescribed as treatment and prophylaxis in DVT or PE patients. And we are also aware that we have to highlight the cost of therapy benefits for Vixarola to all targeted specialties. Dear friend, that's all in this video tutorial. I hope this video tutorial will help you to understand this Vixarola LBL in a better way. Thank you.